तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने एनिमल किंगडम चैप्टर को शुरू किया था और उसमें वन बाय वन कर उसके हम टॉपिक्स को कवर करते जा रहे थे। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम फाइलम सिलेंटिराटा या फिर निडारिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। एनसीईआरटी कहता है दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मेरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो एक्वेटिक और एक्वेटिक भी ज़्यादा, मोस्टली मेरीन प्राय समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री जीव होते हैं। सेसाइल इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि एक जगह स्थिर रहकर गुजारते हैं अपना ज़्यादा वक्त, जबकि जो कुछ हैं वो फ्री स्विमिंग है। जैसे कि ये जो होता है जेलीफिश, ये स्विम कर सकता है। ये जो पार्ट है, ये अदाम्जिया या फिर पोलीफॉर्म का अदाम्जिया, ये एक जगह स्थिर रहता है। तो इस तरह से वो सेसाइल भी हो सकता है, स्थिर भी रह सकता है और फ्री स्विमिंग भी हो सकता है, जेलीफिश की तरह, ऑरेलिया की तरह। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा है ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है, यानी कि इसे हम इसके बॉडी के सेंटर से पास करने वाले किसी भी प्लेन से अगर हम इसे काटेंगे तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल हाफ्स में ये बट जाएगा। इस प्लेन से, ये इसका सेंटर है, बॉडी का सेंटर, इससे पास होने वाले इस प्लेन से अगर इसे हम काटें तो ये आधा पार्ट में बढ़ जाएगा। इस प्लेन से काटें तो ये आधा इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। इस तरह से, इस तरह काटें तो ये इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। इस तरह से अगर काटें तो ये इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगा, जो कि देखने में एक जैसे होंगे। तो रेडियली सिमेट्रिकल होने का मतलब ये होता है कि रेडियली पास करने वाला, उसके सेंटर से पास करने वाला किसी भी प्लेन से अगर उसे काटा जाता है तो इक्वल हाफ्स में, सिमेट्रिकल हाफ्स में बढ़ जाता है उसका बॉडी। द नेम निडारिया इज डिराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट्स या फिर निडोसाइट्स। तो निडारिया जो शब्द है, जो कि सिलेंट्राटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इन सिलेंट्रेट्स को निडारिया भी कहा जाता है। तो ये जो निडारिया वर्ड है, ये निडारिया वर्ड निडोब्लास्टस या फिर निडोसाइट्स वर्ड से ड्राइव किया गया है, यानी कि लाया गया है, बनाया गया है। तो क्या होता है ये निडोसाइट्स या फिर निडोब्लास्टस? व्हिच कंटेन द स्टिंजिंग कैप्सूल्स ऑफ निमेटोसिस्ट्स। निमेटोसिस्ट्स नामक स्टिंजिंग कैप्सूल्स को कंटेन करने वाला ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे निडोब्लास्टस या फिर निडोसाइट्स कहते हैं। फिगर में एनसीईआरटी यहाँ इसे दिखाता है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ निडोब्लास्ट। तो आप इस निडोब्लास्ट में देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है। टेली रीजन है, इसमें कुछ भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर स्टिंजिंग कैप्सूल्स, व्हिच कंटेन द स्टिंजिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट्स। तो निमेटोसिस्ट्स नामक स्टिंजिंग कैप्सूल्स क्या होता है? कैप्सूल्स सिंपली एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ चीज़ों से भरा होता है, उसे ही कैप्सूल कहते हैं। और स्टिंजिंग के माने कांटेदार, यानी कि उसके वो स्टिंग कर सकता है, वो जैसे कि कहते हैं ना डंक मार देता है, तो डंक मारने की खूबी अगर है तो स्टिंजिंग कहा जाएगा।
और स्टिंजिंग कैप्सूल। तो निडोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं, निडोब्लास्ट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें स्टिंजिंग कैप्सूल्स यानी कि निमेटोसिस्ट्स पाया जाता है। तो निमेटोसिस्ट्स या फिर स्टिंजिंग कैप्सूल्स पाए जाने वाले निडोसाइट सेल्स या फिर निडोब्लास्ट्स जैसे सेल्स पाए जाने की वजह से ही इन सिलेंट्रेट्स को निडारिया भी कहा जाता रहा है। अब ये जो निडोब्लास्ट सेल्स होते हैं या फिर निडोसाइट सेल्स होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो एनसीईआरटी बताता है कि ये इनके बॉडी में और इनके टेंटेकल्स पर मौजूद होते हैं। जैसे कि जब आप हाइड्रा नामक सिलेंट्रेट को देखेंगे तो उसमें आप आसानी से उसके टेंटेकल्स को देख सकते हैं। तो उसके टेंटेकल्स पर ये निडोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं। ऐसे ही सपोज़ ये सिलेंट्रेटा है तो इसके बॉडी पर भी जो है निडोब्लास्ट सेल्स या फिर निडोसाइट्स मौजूद पाए जाएंगे। अब आगे एनसीईआरटी बयान करता है निडोब्लास्ट्स आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। फिगर 4.7। तो 4.7 फिगर में दिखाया गया हुआ जो ये निडोब्लास्ट है, एक्चुअली ये एनकरेज के लिए यानी कहीं पर जाकर चिपकने के लिए, वहाँ पर जाकर अटैच होने के लिए, एनकरेज करने के लिए, दूसरा चीज़ डिफेंस करने के लिए, अपने शत्रु से, एनिमी से खुद को बचाने के लिए, जिसे उसको ये घायल करता है। जब उसके कांटेक्ट में ये सेल्स आते हैं तो ये उन पर अपना जो है पॉइज़न छोड़ता है और जिसके वजह से ये बच सकता है, डिफेंस में मदद करता है। साथ ही साथ अपने प्रे को कैप्चर करने में उसे स्टिंग मारकर, डंक मारकर ये क्या करते हैं, ये अपने सेल्स से, निडोब्लास्ट सेल्स की सहायता से उसे डंक मारकर उसे कमज़ोर करते हैं और उसे कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरह से जो ये निडोब्लास्ट है, निडोब्लास्ट सेल जो कि टेंटेकल्स में भी पाया जाता है और इनके बॉडी सरफेसेस में भी मौजूद होता है, ये स्पेशल टाइप का जो सेल होता है, इस तरह से प्रे को कैप्चर करने में, डिफेंस में और एनकरेज में मदद करता है। एनसीईआरटी आगे बढ़ते हुए बयां करता है निडारियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। तो अगर आपको अंडरलाइन करना है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक, इस दो वर्ड को आप अंडरलाइन करिए। तो क्या होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि सेल्स, सिमिलर टाइप के सेल्स अगर कोई एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अगर ग्रुप हो जाते हैं तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यू कहा जाता है। और इस तरह से टिश्यू पाए जाने वाले एनिमल्स ही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक के माने जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर एक्टोड्रम और एंडोड्रम कर दो ही जर्माइनल लेयर्स से उनका पूरा शरीर बनता है तो ऐसे एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। यानी कि इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक्टोड्रम और एंडोड्रम नाम के दो जर्माइनल लेयर्स ही सिर्फ नज़र आते हैं, जो कि बाद में फ़र्क पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। फिर आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी बयां करता है दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। तो जैसे कि हमने पूरी फेरा में देखा था, उसमें भी एक कैविटी था
बस इसी तरह ये जो निडारिया है, निडारिया में भी जो ये बीच वाला हिस्सा होता है इनके शरीर का, ये एक्चुअली एक कैविटी होता है, जिसे इस सेंट्रल कैविटी को ही गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है। और ये बाहर के तरफ एक सिंगल ओपनिंग या फिर माउथ से ही ओपन होता है। ये माउथ जिस स्ट्रक्चर पर बना होता है उसे हाइपोस्टोम कहते हैं। यानी कि सपोज ये हाइपोस्टोम है तो इस हाइपोस्टोम पर ये माउथ प्रेजेंट होगा। हाइपोस्टोम अगर नेक है, उसकी गर्दन है, तो उस पर ये जो माउथ है पाया जाएगा। कुछ इस तरह से आप समझिए। और अच्छा, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होने का क्या मतलब है? जैसे गैस्ट्रो के माने होते हैं डाइजेशन से संबंधित और वास्कुलर के माने होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित। तो जाहिर सी बात है ये वही कैविटी होता है जो कि गैस्ट्रिक फंक्शंस और सर्कुलेटरी फंक्शंस से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है, उनमें रोल प्ले करता है। तो आपने हाइपोस्टोम जाना। हाइपोस्टोम माउथ नहीं है, माउथ हाइपोस्टोम पर पाया जाता है। मैंने मिसाल के तौर पर कंपेयर करते हुए इसको नेक से कंपेयर किया, लेकिन आप सिंपली इस तरह से समझिए कि मतलब एक ऐसा पार्ट है इनके शरीर का जिस पर माउथ पाया जाता है, उसी को हाइपोस्टोम कहते हैं। आप हाइपोस्टोम आगे भी अन्य एनिमल्स में भी, छोटे छोटे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी सुनेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, एनसीईआरटी बयां करता है डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर होने की क्या माने हैं और इंट्रासेल्यूलर होने की क्या माने हैं? सेल के अंदर अगर जो न्यूट्रिएंट्स है वो डाइजेस्ट हो जाता है, फूड है डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। अगर सेल के बाहर किसी कैविटी में अगर जो है डाइजेस्टिंग एंजाइम्स वगैरह एक्ट करता है और वहाँ पर अगर डाइजेशन होता है तो इसे डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहते हैं। तो कुछ जो सिलेंट्रेट्स या फिर निडारियंस हैं उनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर, तो कुछ में इंट्रा सेल्यूलर कर दोनों किस्म का डाइजेशन का मोड पाया जाता है। बस इसी तरह एनसीईआरटी आगे बढ़ते हुए बयां करता है सम ऑफ द निडारियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि निडारियंस सिलेंट्रेट्स में ही कुछ सिलेंट्रेट्स जिन्हें कोरल्स नाम से भी पहचाना जाता है, उनका जो हार्ड पार्ट होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है या फिर स्केलेटन होता है, और अच्छे से अगर कहा जाए तो एंडोस्केलेटन, भीतरी स्केलेटन होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के माने चूना पत्थर। निडारियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलीफॉर्मेटिजा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो अदाम्जिया है, अदाम्जिया में इस तरह का जो स्ट्रक्चर पाया गया, इस तरह का जो बॉडी फॉर्म पाया गया, इसी को पोलिप कहते हैं। और इसी तरह ऑरेलिया जेलीफिश में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसका इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फॉर्म पाया जा रहा है। और इस तरह का बॉडी फॉर्म अगर पाया जाता है तो उसे ही मेड्यूजा कहते हैं। तो यानी कि जो निडारियंस होते हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं, पोलिप और मेड्यूजा कर दो किस्म के बेसिक बॉडी फॉर्म्स शो करते हैं। द फॉर्मर इज अ सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक सरफेस पर, एक सबस्ट्रैटम पर कहा जाए टेक्निकल भाषा में, अटैच होने के काबिल दिख रहा है। तो सेसाइल है ये, और हाइड्रा की तरह सिलेंड्रिकल है। हाइड्रा और अदाम्जिया की तरह सिलेंड्रिकल है। तो यानी कि हाइड्रा और अदाम्जिया जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं और सेसाइल होते हैं। तो अदाम्जिया को तो यहाँ दिखाया ही है, ये आप देख सकते हैं सबस्ट्रैटम में
अटैच होने के काबिल ये नज़र आ रहा है। Whereas the latter is umbrella shaped and free swimming like aurelia और जेलीफिश। जबकि आप इसको अगर देखें, इस ऑरेलिया को, जेलीफिश को, तो आप देख सकते हैं कि ये स्विम करने के काबिल नज़र आ रहा है। तो ये फ्री स्विमिंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं जेलीफिश की तरह। Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation metagenesis, that is polyps produce medusa asexually and medusa form the polyps sexually, example ovelia। लेकिन न केवल पोलिप और मेड्यूज़ा इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स भी पाए जाते हैं ओवेलिया की तरह, जो कि पोलिप और मेड्यूज़ा दोनों फॉर्म्स शो करते हैं अपने लाइफ के फ़र्क स्टेजेस में। यानी कि अगर मानो उनका एडल्ट मेड्यूज़ा में है तो उनका लार्वल स्टेज पोलिप में होगा, लार्वल अगर मेड्यूज़ा में है तो एडल्ट पोलिप में होगा। तो इस तरह से वो दोनों जो है फॉर्म्स ऑफ बॉडी शो करते हैं अपने लाइफ के फ़र्क स्टेजेस में। और इस तरह से एक के बाद दूसरा, यानी कि अल्टरनेटली अगर एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में अगर वो इस तरह से जो है दो बॉडी फॉर्म्स को अगर एग्जिबिट करेंगे तो उसे ही टेक्निकल भाषा में मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो निडारियंस जो होते हैं वो मेटाजेनेसिस एग्जिबिट करते हैं। अब पोलिप्स से जो है मेड्यूज़ा कैसे बनता है और मेड्यूज़ा से पोलिप कैसे बनता है। तो पोलिप प्रोड्यूस मेड्यूज़ा असेक्सुअली, यानी कि जो पोलिप्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि मानो ये पोलिप फॉर्म में है तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है। अदामजिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है। ये पोलिप्स हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ कह रहा है ओविलिया जो होता है मेटाजेनेसिस शो करने वाला, इसका पोलिप जो होता है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और मेड्यूज़ा बना देता है। जबकि मेड्यूज़ा जो इसका बनता है वो सेक्सुअली गैमेट्स बनाते हुए रिप्रोड्यूस करता है और पोलिप्स में कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट। तो इस तरह से ये कुछ अहम बातें हैं जो कि निडारिया या फिर सिलेंट्रेटा के ताल्लुक़ से थीं। एग्ज़ाम्पल्स की अगर बात की जाए तो पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वार नाम से पहचाना जाने वाला फिजालिया, सी एनिमोन नाम से भी पहचाना जाने वाला अदामजिया और सी पेन समुद्री पेन नाम से पहचाने जाने वाला पिनाट्यूला के साथ ही साथ सी फैन समुद्री पंखा नाम से पहचाने जाने वाला गोर्गोनिया। देखने में फीदर की तरह नज़र आता है, इसीलिए इसे सी फैन कहा गया होगा। इसके बाद में ब्रेन कोरल जिसे मेंद्रीना भी कहा जाता है। तो ये ब्रेन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे मेंद्रीना कहा गया। तो इसी के साथ आज का जो ये टॉपिक है सिलेंट्रेटा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक के ताल्लुक़ से या फिर कोई सजेशन है जो आप देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कर अपना डाउट और सजेशन दें। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक इंशाअल्लाह, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।